जैसे ही नवाज ने मेरा हाथ छोड़ा इसी वक्त शोर मच गया कि दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। और मैं समेत सब ख्वातीन दुल्हन को देखने के लिए स्टेज की जानिब चल दे। दुल्हन के लिबास में अतिया भाभी बहुत ही प्यारी और दिलकश लग रही थी। भाभी के आसपास उनकी कजन्स और सहेलियां बैठी थीं और वो उन्हें किसी बात पर छेड़ रही थीं। जैसे ही मैं दुल्हन के पास पहुंची, उनमें से एक ने मेरे लिए जगह खाली की और मैं भाभी के पास जाकर बैठ गई। अतिया भाभी रिवायती दुल्हनों की तरह ना तो शर्मा रही थीं और ना ही सर झुकाए चुपचाप बैठी थी, बल्कि वो तो मेरे साथ हंस बोल रही थी। मैं कुछ देर तक वहां बैठी रही। फिर ऐलान हुआ कि निकाह खां साहिब आ रहे हैं, इसलिए लड़कियां यहां से उठ जाएं। इस ऐलान के होते ही मैं वहां से उठी और सामने जाकर बैठ गई तो उज़्मा बाजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उठकर उनके पास चली गई। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वो भी अपनी सीट से उठ गईं और जब मैं उनके पास पहुंची तो वो कहने लगे, सुंदस मेरे साथ आओ। फिर मैं उनके साथ चलती हुई पंडाल के बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, बाजी हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहने लगे, मेरे साथ खामोशी से चलती रहूं। जैसे ही हम बाहर आए, एक लड़की हमारे आगे आगे चलना शुरू हो गई। कुछ ही दूर जाकर वो एक घर में घुस गई। इसके पीछे पीछे बाजी और मैं भी इस घर में दाखिल हो गईं। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुईं, सामने वही लड़की खड़ी थी। इसने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद बाहर निकल गई। जैसे ही वो लड़की कमरे से बाहर गई, मैंने उज़्मा बाजी से पूछा, बाजी ये मामला किया है? तो बाजी कहने लगे, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा की इजाज़त से यहाँ लाई हूँ। असल में नवाज तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता था और इसी की दरख्वास्त पर मैं तुम्हें लेकर यहाँ आई हूँ। घबराना नहीं, मैं बाहर ही होंगी। और तुम्हारी अम्मा ने पैगाम दिया है कि जो तुम्हें ठीक लगे वही जवाब देना। घबराना नहीं। बाजी ने ये बात की और उठकर बाहर चली गईं। अब मैं कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी कि पता नहीं वो मुझसे क्या सवाल करेगा। इतनी देर में नवाज कमरे में दाखिल हो गया और मुझे हेलो कहकर मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। चंद सेकंड तक कमरे में गहरी खामोशी रही। फिर इस खामोशी को नवाज ने ही तोड़ा और कहने लगा, सुंदस जी बात दरअसल ये है कि अगले कुछ दिनों में हमारी मंगनी होने वाली है। दोनों तरफ से हाँ हो गई है, अब बस रस्मी ऐलान होना बाकी रह गया है। मुझे और मेरे घर वालों को अब बहुत पसंद आई है। आपका हसन, आपकी सादगी और आपका उजला पिन, ये सब कमाल का है। मेरी तरफ देखते हुए वो कहने लगा, और वो असल बात जिसके लिए मैंने उज़्मा मैम की मिन्नत करके आपको यहाँ बुलाया था, वो ये है कि मुझे और मेरी फैमिली को अब बहुत पसंद है। क्या मैं भी आपको पसंद हूँ? इसकी बात सुनकर मैंने भला क्या जवाब देना था। हाँ, अपनी मंगनी की बात सुनकर मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन मैंने इस पर यह बात जाहिर नहीं की और बस चुप करके बैठी रही। तब इसने दूसरी दफ़ा मुझसे पूछा और फिर तीसरी दफ़ा वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, सुंदस जी प्लीज़ आपके मन में जो भी बात है खिलकर बताएं। मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। फिर कहने लगा, अगर आपको कोई और। तो मैंने एकदम घबरा कर कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और फिर चुप हो गई। तब इसने मेरी थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखा और मेरा मुंह ऊपर करके बड़ी शोखी से मेरी नकल उतारते हुए कहने लगा, ऐसी नहीं तो फिर कैसी बात है जी? और फिर कहने लगा, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगी मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसकी बात सुनकर मैंने बड़ी आहिस्तगी से जवाब दिया, वो नवाज साहिब, मेरी अम्मा मेरे बारे में जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। मेरी बात सुनकर नवाज थोड़ा और खिसक कर मेरे करीब हो गया और बोला, आपकी अम्मा ने तो मेरे हक में फैसला दे दिया है, अब आप क्या कहती हैं? तो मैंने नवाज की तरफ देखते हुए शर्मीले लहजे में कहा, अगर अम्मा को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। मेरी बात सुनकर नवाज बहुत खुश हुआ और उसने बैठे बैठे मुझे अपनी बाहों में ले लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, इसने मेरे गालों पर 2-3 बोसे दिए और कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मेरी जान। फिर वो उठकर बाहर चला गया। इसके जाने के फौरन बाद उज़्मा बाजी कमरे में दाखिल हुईं और मुझे यूं बैठे देखकर कहने लगे, क्या बातें हुईं? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। सुनकर उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और फिर हम दोनों वहां से बाहर आ गए। पिंडाल में दाखिल होकर हम औरतों वाली साइड पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद अम्मा भी वहां आ गईं। अम्मा को देखते ही उज़्मा बाजी मेरे पास से उठी और उनके साथ एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। मेरे ख्याल में जो बातें मैंने उन्हें बताई थीं उन्होंने अम्मा से बाखबर कर दे। फिर उनकी बातें खत्म होने के कुछ देर बाद अम्मा मेरे पास आईं और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगे, जीती रहू बेटी। फिर वहां से उठकर दूसरी तरफ चली गईं। उसके थोड़ी देर बाद खाना लगा। खाने की इंतजामिया में नवाज भी था।
इसने सारा वक्त मेरे आसपास ही गुजारा और बहाने बहाने से मुझे छूता भी रहा। इसका यूं मुझे छूना, मुझे हाथ लगाना सच मानो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरे मन ने इसके लिए प्यार जागना शुरू हो गया। खाने के बाद आमिर भाई को दुल्हन के पास लाया गया। अचानक स्टेज पर बहुत ज्यादा रश हो गया, खासकर जब जूता छपाई की रस्म हो रही थी। स्टेज पर बहुत से लोग चढ़ गए थे और उनमें नवाज भी शामिल था, जो खसकुत्ता हुआ मेरे साथ लग गया। इसका बदन मेरे बदन के साथ टच होने लगा। हम दोनों ने बस एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पता नहीं कैसे मैं खिसक कर नवाज के साथ लग गई। इसने रश का फायदा उठाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। अब बज़ाहिर तो हम लोग सामने होने वाली रस्मों को देख रहे थे, लेकिन दरपर्दा एक दूसरे का हाथ पकड़े इज़हार इश्क कर रहे थे। इसके साथ साथ उन रस्मों में भी हिस्सा लेते हुए हमने खूब हिला गला किया और ख़ासकर मैंने भरपूर इंजॉय किया। जूता छपाई की रस्म के बाद जल्द ही अम्मा ने अतिया भाभी के घर वालों के मशवरे से इस हिले गिले को ख़त्म किया। फिर कुछ ही देर बाद अतिया भाभी की रुखसती का वक्त भी आ गया और हम अतिया भाभी को लेकर लाहौर की तरफ चल पड़े। इस दफ़ा कार में आमिर भाई, भाभी, अम्मा और अब्बा थे, जबकि मैं कोस्टर में उज़्मा बाजी के साथ बैठी थी। हम सारे रास्ते नवाज के बारे में ही गुफ्तगू करते रहे। रात गए तक हम घर पहुंचे और मैं और मेरी कज़न्स अतिया भाभी को छेड़ते हुए उनके हजला अरूसी में ले गईं। कज़न्स के साथ साथ मैंने ख़ास तौर पर उज़्मा बाजी को अपने साथ रखा। वो बेचारी समझती रही कि मैं ऐसा इसकी मोहब्बत में कर रही हूँ, जबकि मैं तो उन्हें अपने साथ इसलिए रख रही थी कि जैसे ही वो जाएं तो मुझे पता चल जाए, क्योंकि इतने रश में अगर वो मेरे साथ ना होती तो मुझे उनके जाने की खबर मुश्किल से मिलती। हम लोगों को अतिया भाभी के पास बैठा अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अम्मा कमरे में दाखिल हो गईं और हमें डांट कर बोले, चलो कलियू कमरा खाली करो कि अतिया बेटी ने आराम करना होगा। अम्मा की बात सुनकर एक आंटी बड़ी हैरानी से कहने लगे, आज की रात भी दुल्हन आराम करेगी। इस बात पर सबका एक भरपूर कहकहा पड़ा और अतिया भाभी बेचारी खिसियानी हो गई। हम लोग उनके कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही उज़्मा बाजी ने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और अम्मा की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा बाजी, अब मुझे इजाज़त दें। उज़्मा बाजी की अंगड़ाई देखकर अम्मा कहने लगे, सुहाग रात तो अतिया ने मनानी है, लेकिन अंगड़ाइयाँ तुम ले रही हो। अम्मा के मुंह से सुहाग रात का नाम सुनते ही उज़्मा बाजी ने एक और तौबा शिकन अंगड़ाई ली और कहने लगे, अरे बाजी, ये वो वाली अंगड़ाई नहीं बल्कि थकन वाली अंगड़ाई है। फिर वो अम्मा से गिले मिले और वहां से जाने लगे। इतने में भा नासिर वहां पहुंच गया। इसके हाथ में बाजी का बैग था। आते ही इसने उज़्मा बाजी को मुखातिब करके कहा, ये बैग आपका है ना? तो उज़्मा बाजी ने भा की तरफ देखकर कहा, थैंक यू नासिर, लाओ ये बैग मुझे दे दो। ओ बाजी की बात सुनकर भा आगे बढ़ा और बाजी के हाथ में बैग देते हुए होले से कहने लगा, मैन गेट लॉक ना करना। तो उज़्मा बाजी ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। फिर वो बैग हाथ में लेकर वहां से चली गई। उज़्मा बाजी के जाते ही मैं अपने कमरे में गई और अलमारी से एक दूसरा ड्रेस निकाला। वॉशरूम की तरफ देखा तो हस्ब मामूल वो हाउसफुल था। चूंकि मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैं वहां से एक दूसरे कमरे में चली गई। इत्तेफाक से इसका वॉशरूम खाली था। मैं फटाफट वहां घिसी और जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर बाहर आ गई। अपने कमरे में कपड़े रखते हुए अचानक मुझे एक ख्याल आया। फिर मैंने अलमारी से एक बड़ी सी काली चादर ली और इसे ओढ़कर बाहर आ गई। उसके बाद मैंने भा को देखने के लिए कि आया वो अभी वहीं है या चला गया। मर्दाने का एक चक्कर लगाया, देखा तो भा नासिर वहां बैठा था, लेकिन इसके तेवर बता रहे थे कि वो किसी भी वक्त उठ सकता है। चुनांचे वहां से तसल्ली के बाद मैं बड़े आराम से वहां से निकली और कुन अखियों से अपनी गिल्ली का जायजा लेते हुए बज़ाहिर बड़े एतमाद के साथ उज़्मा बाजी के घर के पास रुक गई। मैन गेट को हाथ लगाकर देखा तो हस्बन तवक्को वो खुला हुआ था। गेट में दाखिल होते हुए मैंने एक नज़र फिर अपनी गिल्ली में डाली तो सारी गिल्ली सुनसान थी। मैं गेट के अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होकर देखा तो उज़्मा बाजी का सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि मैन गेट के पास वाली लाइट भी ऑफ थी। मैं इसकी वजह समझ गई थी। बाजी ने ये लाइट्स नासिर की वजह से ऑफ की थीं और इस अंधेरे का फ़ायदा भा से पहले मैं उठा रही थी। चूंकि उज़्मा बाजी के घर में हमारा आना जाना लगा रहता था, इसलिए अंधेरे में मुझे बाजी का कमरा तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उज़्मा बाजी का कमरा बरामदे के आखिर में कार्नर वाला कमरा था। इसकी एक खिड़की मैन गेट की तरफ जबकि दूसरी खिड़की उनके लान की तरफ खुलती थी। मुझे ये दोनों खिड़कियां चेक करनी थीं। सबसे पहले मैं लान की तरफ गई और देखा तो बाजी की ये खिड़कियां बंद थीं। मैं थोड़ा मायूस हुई। फिर मैंने मैन गेट की तरफ खिलने वाली खिड़की देखने का फैसला किया।
लान वाली खिड़की बज़ाहिर तो बंद थी, लेकिन इसके एक कोने से रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने करीब जाकर उसका जायजा लिया तो देखा कि खिड़की का वो हिस्सा जहां से रोशनी बाहर आ रही थी टूटा हुआ था, लेकिन वो इतनी थोड़ी जगह से टूटा था कि जब मैंने इसमें से अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो सामने बाजी का ड्रेसिंग ही नजर आया, जहां से बाजी के पलंग का नज़ारा कुछ साफ दिखाई ना दे रहा था। हाँ, अगर इसी खिड़की का दूसरा कोना खुला होता तो फिर अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने इस आइडिया पर थोड़ा सोचा और फिर इस पर अमल करने का फैसला कर लिया, लेकिन फैसले पर अमल से पहले बाजी की लोकेशन जाना जरूरी था। इसलिए मैंने बाजी के सहन का एक चक्कर लगाया तो मुझे किचन से घर घर किसी आवाज़ सुनाई दी। ये जूसर की आवाज़ थी और मैं समझ गई कि बाजी अपने औरभा के लिए जूस बना रही है। ये देखते ही मैं वहां से भागती हुई बाजी की टूटी खिड़की के दूसरे कोने की तरफ गई। अपने हाथों पर चादर की 2-3 तहें लगाएं और फिर बड़ी एहतियात से इस खिड़की के शीशे पर अपने हाथ में पकड़े पत्थर से हल्की सी ज़रब लगाई। इस खिड़की का शीशा पहले ही काफ़ी करीक था, इसलिए 2-3 ज़रबों के बाद वो थोड़ा और करीक हो गया। अब मैंने पत्थर नीचे रखा और इसे पकड़कर थोड़ा सा जोर लगाया तो खिड़की का वो हिस्सा टूटकर मेरे हाथों में आ गया। मिसला ये हुआ कि बाजी की खिड़की का शीशा मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही टूट गया था, लेकिन अब क्या हो सकता था। अपने हाथों पर चादर लपेटने की वजह से मेरे हाथ शीशे से जख्मी होने से महफूज रहे। सौम्य ने इस शीशे को बड़ी एहतियात से नीचे रखा और कमरे में झांक कर देखा तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक यहां से बाजी का पलंग साफ दिखाई दे रहा था। पलंग के करीब होने की वजह से मैं उनकी बातें भी आसानी से सुन सकती थी। सारा जायजा लेने के बाद मैं नीचे बैठ गई और इंतजार करने लगी। जल्द ही कमरे से मुझे उज़्मा बाजी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने धीरे धीरे सर उठाकर देखा तो बाजी जुग और गिलास एक तपाई पर रख रही थी। इसके बाद उज़्मा बाजी ड्रेसिंग के पास गईं और अपना जायजा लेने लगे। इतने में बाहर आहट की आवाज़ सुनाई दी। आहट की आवाज़ सुनकर उज़्मा बाजी चौंक गईं और मेरी तरह उनकी नज़रें भी दरवाजे की तरफ उठ गईं। जैसे ही उनकी नज़रें दरवाजे पर पड़ीं मैंने देखा कि दरवाजे पर भा नासिर खड़ा था। इसके हाथ में सुर्ख गुलाब था जो इसने बड़ी अदा से उज़्मा बाजी को दिया और कहने लगा, उज़्मा जी ये आपके लिए। बाजी ने नासिर के हाथ से गुलाब का फूल लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। पलंग के पास पहुंचकर वो दोनों रुक गए। बाजी कहने लगे, नासिर आप इतनी लेट क्यों आए हैं? तो नासिर ने बड़े रोमांटिक लहजे में कहा, सॉरी उज़्मा जी मैं थोड़ा लेट तो हुआ लेकिन आपकी सारी कसर निकाल दूंगा। दोनों तरफ आग लगी हुई थी। उनकी ये सीन देखकर मेरे अंदर भी आग जलना शुरू हो गई। मैं अंदर का मंजर देखने में महव थी कि अचानक मुझे अपने अतराफ से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ मैंने सुनी ज़रूर, लेकिन अंदर का मंजर देखने के शौक में इसे नज़रअंदाज कर दिया और अंदर का सीन देखने लगी। फिर उसके बाद मुझे इसी सरसराहट की आवाज़ थोड़ी करीब से आती हुई महसूस हुई। ये आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी और कुन अखियों से अपने आसपास का जायज़ा लेने लगी। मैं अभी आसपास का जायज़ा ले ही रही थी कि एक दफ़ा फिर मुझे इसी सरसराहट की आवाज़ महसूस हुई। यकीनन मेरे आसपास कोई था। ये सोचकर मैं एकदम चौकनी हो गई और बड़े गौर से आसपास का जायज़ा लेने लगी। फिर मैंने इसी आवाज़ की समत का तयन किया और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। अचानक इसी सरसराहट की आवाज़ मेरे पीछे से आई और उससे पहले कि मैं कुछ करती एक हाथ आगे बढ़ा और उसने बड़ी सख्ती से मेरे मुंह को दबा लिया। मैंने मुज़ाहमत करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं मचल कर रह गई। किसी ने मुझे बुरी तरह काबू कर लिया था। मुझे काबू करने के बाद वो मुझे घसीट कर दूसरी तरफ ले गया। ये कौन हो सकता था? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि वो जो कोई भी था मुझे घसीटते हुए उज़्मा बाजी के मेन गेट की तरफ ले गया। वहां पहुंचते ही वो अपनी करख्त आवाज़ में मेरी तरफ देखकर बोला, खबरदार, अगर तुमने कोई हरकत की तो। इसके बाद इसने मुझे अपने सामने खड़ा किया और दांत पीसते हुए कहने लगा, खाना खराब का बच्चा, गिल खान के होते हुए तुमने इस महल्ले में चोरी की जुर्रत कैसे की? इसके साथ ही इसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह पर लिपटी हुई चादर को खींचकर नीचे कर लिया। जैसे ही इसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी वो एकदम परेशान हो गया और मुझे देखकर हैरत भरे लहजे में कहने लगा, सुंदस मैम साहिब, आप यहाँ क्या कर रही थीं? ये हमारे महल्ले का सिक्योरिटी गार्ड था गिल खान, जिसके सामने मैं इस वक्त मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। हक़ वो मुझे इस हुलिये में देखकर अच्छा खासा परेशान हो गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे इस अमल को क्या नाम दे। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर तंग आकर मुझसे बड़ी सख्ती से बोला,
आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई थी और खिड़की से लगी क्या कर रही थी। इस वक्त मुझ पर इतनी घबराहट और शर्मिंदगी तारी थी कि मैंने इसके किसी भी सवाल का कोई जवाब ना दिया। इसलिए मैं इसके सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। इसने चंद सेकंड तक मेरे जवाब का इंतजार किया, फिर मुझे बाजू से पकड़ा और उज़्मा की खिड़की के पास ले गया। मेरे साथ ही खड़े होकर वो खिड़की की दूसरी तरफ देखने लगा। इस वक्त वहां की सूरत हाल ये थी कि उज़्मा बाजी बाहर के हालात से बेखबर घोड़ी बनी हुई थी और भा उनके साथ। इत्तेफाक से दोनों के चेहरे दूसरी तरफ होने की वजह से गिल खान उन्हें ठीक से न पहचान सका। अगर इसने पहचान भी लिया था तो इसने मुझ पर कुछ जाहिर न किया। खिड़की से लगकर इसने बस एक झलक ही उनकी देखी और फिर मुझे बाजू से पकड़ा और पहले की तरह खिड़की से दूर ले जाकर बड़े गुस्से में कहने लगा, अच्छा तो तुम ये गंदा सीन देख रही थी? अपनी उम्र देखो और काम देखो। तुम्हें ऐसी चीजें देखते हुए शर्म नहीं आती? इस वक्त वो बड़े गुस्से में लग रहा था। फिर पता नहीं इसे क्या हुआ कि इसने दोबारा मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगा, सब्र करो, मैं तुम्हारे करतूत मियाँ साहिब को बताता हूँ। अब्बा का नाम सुनकर मेरे ओसान खता हो गए और मैंने बड़ी परेशानी से कहा, प्लीज़ खान साहिब ऐसा ना करें। तो वो इसी दुरुस्त लहजे में कहने लगा, देखो तुम्हारा वालिद किस कदर शरीफ आदमी है, इसी तरह तुम्हारी वालिदा और घर के दूसरे लोग कितने अच्छे हैं, और एक तुम हो के लड़की होकर भी। इसके बाद इसने अपना फिक्रा अधूरा छोड़ा और मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे वालिद को सब हकीकत बताता हूँ। वो मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। इस वक्त मेरी हालत गैर हो रही थी और मुझे घर के साथ साथ अब उज़्मा बाजी के घर का भी डर लगना शुरू हो गया था। फिर मैं सोचने लगी कि अगर ऊपर से नासिर भी आ गया तो। ये सोचकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने बड़े आजिज़ाना लहजे में खान साहिब से दरख्वास्त की, खान साहिब प्लीज़ मुझे छोड़ दे, आइंदा मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मेरा लहजा इतना आजिज़ाना था कि चलते चलते खान साहिब वहीं रुक गए। बाजू से पकड़े पकड़े वो मुझे दोबारा गेट की ओट में ले गए। यहाँ आकर इसने मेरा बाजू छोड़ा और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे घर नहीं ले जाते। और फिर कहने लगा, लेकिन बदले में तुम हमें क्या देंगी? तो मैंने इससे कहा,